हाय गुड मॉर्निंग जी भाई, क्या हाल चाल है। रिस्पॉन्स शीट गेट 2025 की आ चुकी है आज ही। अभी आप अपनी जो गेट की वेबसाइट है वहां जाओगे, लॉगिन करोगे तो तुम्हें अपनी शीट मिल जाएगी। तुमने रिस्पॉन्स क्या दिया है और आंसर की भी मिल जाएगी। इसको मैच कर लो, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम्हारे पास 1 तारीख तक का टाइम है चैलेंज करने के लिए। हम लोग भी इस की के थ्रू और एक रिस्पॉन्स के थ्रू हम बात करने की कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, वो सही है या नहीं है, वेल इन डिटेल। तो शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 1। एक्सेल का पेपर है बायोकेमिस्ट्री और आई फ्लाई का तरीका है सेफ, शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट एंड एफिशिएंट। तो क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 35 तक यहां से शुरू होती है बायोकेमिस्ट्री। एक्सेल क्यू कोड है इसका और ये 1 मार्क ईच वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा था कि जिंक इज एसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए, क्लोरोफिल ए, मायोग्लोबिन और विटामिन B12। जो उन्होंने 28 का आंसर दे रखा है वो दे रखा है ए वाला, दैट मीन्स कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए। अब जरा ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखिए कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एक प्रोटीज एंजाइम है और जो बिना जिंक के काम नहीं करता। इसके एक्टिव साइट में जिंक मौजूद है और ये इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं जिनके आर ग्रुप्स यहाँ इन्वॉल्व हैं, हिस्टिडीन और ग्लूटामिक एसिड। यही है जो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने में रोल निभाएंगे। जिंक के बिना ये काम नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ट्रू है। क्लोरोफिल ए जो है वहां पर अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम अवेलेबल है, जिंक कोफैक्टर के रूप में अवेलेबल नहीं है। हालांकि क्लोरोफिल ए की सिंथेसिस में जिंक का रोल होता है। मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट, ये हमारे मसल्स टिश्यू के अंदर होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा और ये आयरन को पकड़ता है, आयरन का इस्तेमाल करता है, जिंक का नहीं। और विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट अवेलेबल है, जिंक नहीं है। तो अब तुम्हें यह भी मालूम है कि किस ऑप्शन में जो नाम रखे गए थे उनमें कौन कौन सी चीज अवेलेबल है। तो मतलब 28 क्वेश्चन जो दे रखा है आंसर की में वो ठीक ही है। 29 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिक्वायर CO2 इन द C4 साइकिल। और इन्होंने दे रखा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, ऑक्सिलोएसिटेट है, फॉस्फोपाइरुवेट है और राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट, मतलब बिसफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए जो इन्होंने दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट मींस फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। चलिए बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। हम जानते हैं कि C3 पाथवे में एक मेसोफिल सेल्स के अंदर CO2 आएगा, पैप से मिलेगा। पैप क्या है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। और ये जुड़कर के पैप कार्बोक्सिलेज की हेल्प से ऑक्सिलोएस्टेट बनेगा। फिर ऑक्सिलोएस्टेट मैलेट बनेगा और बाद में ये मैलेट दूसरी सेल में जाएगा, बंडल शीट सेल, जहां पर वापस मैलेट से पाइरुवेट एंड CO2 निकल आएगा। तो CO2 यहां पहुंच गया और फिर केल्विन साइकिल में इंक्लूड होकर के शुगर बन गया अल्टीमेटली। लेकिन सबसे पहला मॉलिक्यूल जिसने CO2 लिया था वो था आपका पैप, मतलब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अब अकॉर्डिंगली ये बात भी ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये भी सही कर रखा है। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 30 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड सेपरेट बायोमोलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर हाइड्रोडायनामिक वॉल्यूम्स। यहां है एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, कटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी और फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 30 भी MCQ है और इसका इन्होंने आंसर दिया हुआ है सी, मतलब साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। चलिए बैकग्राउंड चेक करते हैं। सबसे पहली बात है कि हाइड्रोडायनामिक वॉल्यूम होती क्या है। हाइड्रोडायनामिक वॉल्यूम रेफर टू द इफेक्टिव वॉल्यूम अ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइज व्हेन इट्स मूविंग इन अ सॉल्यूशन। जब भी कभी कोई मॉलिक्यूल सॉल्यूशन मूव कर रहा है तो उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ऑफ कोर्स ये प्रॉपर्टी उसके साइज, शेप और हाइड्रेशन पर डिपेंड करेगी। अब जब हम अनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो यहां सेपरेशन बेस्ड ऑन नेगेटिव चार्ज है। कटायन एक्सचेंज में बेस्ड ऑन पॉजिटिव चार्ज है कि मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज कितना है। जब हम बात करते हैं साइज एक्सक्लूजन की, जिसे हम लोग जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, तो इस मेथड में साइज और शेप के बेस पर सेपरेशन होता है। मतलब जो चीज जितनी मोटी होगी वो उतना ज्यादा घेर रही होगी जेल के अंदर अपनी स्पेस, और मूवमेंट उतना ही मुश्किल होगा। विच डायरेक्टली रिलेट टू देयर हाइड्रोडायनामिक वॉल्यूम। तो जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपके आंसर में, ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी देख लो। ये मेथड सेपरेट करता है उनकी पोलैरिटी एंड अफिनिटी फॉर द स्टेशनरी फेज को लेकर के, मतलब मॉलिक्यूल कितना जल्दी मूव कर सकता है लिक्विड के साथ या फिर कितना अटक सकता है स्टेशनरी फेज पर। ये पोलैरिटी वाली कहानी है, इस पर सेपरेशन टिका हुआ है। तो जो क्वेश्चन का इन्होंने आंसर दे रखा है वो हमारी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग भी ठीक ही बैठ रहा है। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 31 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज अ ब्लंट कटर। बाम H1 है, इको R1 है, हिंद 3 है और इको R5 है। क्वेश्चन नंबर 31 MCQ है और डी आंसर दे रखा है। तो
तो मैं याद होगा कि इनके रेस्ट्रिक्शन साइट्स क्या है। बाम H1 भाई ये स्टिकी एंड क्रिएट करता है, इको R1 भी स्टिकी एंड करता है, हिंद थर्ड भी यही काम करता है, और बची बात आपके इको R5 की, तो ये ब्लंट एंड क्रिएट करता है। तो यहां भी जो आंसर दिया हुआ है हमारे लिए वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीएनए रिपेयर सिस्टम रिक्वायर डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। अब यहां बेस एक्सीजन है, डायरेक्ट रिपेयर है, मिसमैच है, और न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर है। देखिए न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में हम बात करते हैं कि पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड कटेगा और फिर करेक्शन होगा। मिसमैच में, मिसमैच तो टाइप का मिसमैच है, यहां भी एक बड़े हिस्से को तोड़ के निकाला जाता है। डायरेक्ट में जो कोई भी गड़बड़ है उसको सीधा सही कर देते हैं, और बेस एक्सीजन में पहले बेस काट के निकाला जाएगा, और ऑफ कोर्स बेस काटने के लिए हमें ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 32 के लिए जो यहां दिया हुआ है उन्होंने ए ही दे रखा है। तो बेसिकली ये इसका डायग्राम था कि जहां कहीं भी डीएनए में गड़बड़ हो रखा है, पहले ग्लाइकोसाइलेज आएंगे और एपी साइट क्रिएट करेंगे, मतलब उन्होंने केवल बेस काट के बाहर निकाल दिया, फिर बाद में वही सब है जो हर जगह रिपेयरिंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन चैनल ओपन टू रीपोलराइज द न्यूरोनल मेम्ब्रेन व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। कैल्शियम है, H पॉजिटिव है, सोडियम पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, और 33 के लिए जो आपको आंसर दिया गया है वो है डी, मतलब K पॉजिटिव चैनल। तो चलो यहां डिटेल्स दे रखे हैं हमारे सामने। कैल्शियम चैनल की जो कहानी है वो डीपोलराइजेशन, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, इस वाली कहानी में तो है, लेकिन रीपोलराइजेशन वाली स्टोरी के अंदर ये नहीं आता। H पॉजिटिव चैनल जनरली सेलुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। Na पॉजिटिव चैनल भी है इन्वॉल्व, लेकिन वो डीपोलराइजेशन में है, री में नहीं। और K पॉजिटिव चैनल ये है जो रीपोलराइजेशन में इस्तेमाल होता है। देखो डायग्राम देखो, जब रेस्टिंग पोटेंशियल है तो कोई सा भी चैनल, ना सोडियम ना पोटेशियम, कोई सा खुला नहीं होता। लेकिन फिर क्या होता है, जब सोडियम चैनल खुलेगा तो बहुत सारे सोडियम अंदर आ जाएंगे, नतीजा चार्ज बदल जाएगा, और ये हो गया आपका डीपोलराइजेशन। रीपोलराइज करने के लिए अंदर का पॉजिटिव फिर बाहर भेजना पड़ता है आपको, लेकिन इस बार सोडियम नहीं पोटेशियम भेजते हो, और इस वाली कहानी में पोटेशियम चैनल का रोल था। तो ये आंसर था जो कि ठीक दे रखा है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 34 है कि इनमें से कौन सा मोस्ट सेंसिटिव इम्यूनो एसिड है 34, और आंसर दिया हुआ ना डी। इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन है, और रेडियो इम्यूनो एसे है। तो उनके अकॉर्डिंग लास्ट वाला रिया जो है ये इसका बेस्ट आंसर है। देखिए इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे विद इम्यूनोडिफ्यूजन, मतलब प्रोटीन्स को एंटीबॉडी वगैरह के साथ में जोड़ करके हम देखेंगे और उनके मूवमेंट्स को नोटिस करेंगे। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं माना जाता। इम्यूनोफ्लोरेसेंस की खास बात है, सेंसिटिव तो है, ये मेनली सेल में कहां पर वायरस बैठा हुआ है उसे देखने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी इसे हम लोग सबसे ज्यादा सेंसिटिव नहीं मानते। रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन में ये सिंपल सी टेक्निक है जिसमें एंटीजन डिफ्यूज करेगा रेडियली फ्रॉम अ वेल इनटू एंटीबॉडी कंटेनिंग जेल। अब यहां भी सेंसिटिविटी हाई नहीं मानी जाती, लेकिन रेडियो इम्यूनो से जहां पर सिग्नल जो आप देख रहे हो रेडियो एक्टिविटी का देख रहे हो, तो वहां अगर एक बहुत कम मात्रा में भी एंटीबॉडी अवेलेबल है जो इंटरेक्ट कर रहा है टारगेट प्रोटीन से, तब भी आप इस रेडियो एक्टिविटी की वजह से आप बड़ा क्लियरली सिग्नल पा सकते हो। इसलिए हम इसे एक्सट्रीमली हाई सेंसिटिव मानते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटीबॉडीज इज आर करेक्ट। 35 जो है देखिए ये MSQ है, यहां मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और यहां आंसर दे रखा है ए और सी। देखिए एक ही बात करते हैं, डिफरेंट एंटीबॉडीज क्लासेस हैव डिफरेंट इफेक्टर फंक्शन। बी है ईच एंटीबॉडी चैन कंसिस्ट ऑफ एन अमीनो टर्मिनस कांस्टेंट रीजन एंड कार्बोक्सी टर्मिनस वेरिएबल रीजन। सी है वेरिएबल डोमेन हार्बर कंप्लीमेंट्री डोमेन रीजन्स, और डी है कि सभी एंटीबॉडी की सेम हाफ लाइफ है। तो भाई जहां तक डिफरेंट एंटीबॉडी क्लासेस के डिफरेंट फंक्शन होते हैं ये बिल्कुल ठीक है। हम जानते हैं कि IgG जो है वो ऑप्सोनाइजेशन, ADCC ये सब काम कर सकता है। IgM इनमें से कुछ कर सकता है, IgA नहीं कर पाएगा, IgE केवल मास्टर सेल का ग्रेनुलेशन करता है, या फिर हाँ जो बड़े वाले वर्म्स होते हैं उनको मारने में रोल निभाता है। तो हर एक एंटीबॉडी का जो फंक्शन है वो अलग अलग टाइप से डिफाइंड है। तो ऑप्शन नंबर ए तो ट्रू है। देन बी जो है कि हर एंटीबॉडी की चैन में अमीनो टर्मिनस पर कांस्टेंट रीजन होता है, ऐसा नहीं होता। देखिए जो आप एंटीबॉडी का डायग्राम बनाते हो उसमें N टर्मिनस ऊपर है और C टर्मिनस नीचे है,
तो एंड टर्मिनस की तरफ आपको याद होगा कि ये वेरिएबल पार्ट्स हैं यहाँ पर इस जगह पर, वेरिएबल डोमेन। तो यह कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट है सी टर्मिनस साइड पे, तो ये इनकरेक्ट है, फॉल्स स्टेटमेंट। फिर सी है कि वेरिएबल डोमेन्स के अंदर कंप्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजंस कहते हैं, जिसे आप लोग असल में सी डी आर कहते हो। तो हाँ, यहीं पर सी डी आर पाए जाते हैं, तीन सी डी आर, और यही सी डी आर है जो एक्चुअली में आपके एंटीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन करके उससे चिपक रहे होते हैं। तो ये ट्रू है हमारा। फिर लास्ट है कि सभी एंटीबॉडी की सेम हाफ लाइफ होती है, नहीं ऐसा भी नहीं है। आईजीजी की हाफ लाइफ बड़ी है, तो आईजीई जैसे मॉलिक्यूल्स या आईजीडी इनकी हाफ लाइफ छोटी है, तो सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती। तो जो आंसर में दिया हुआ है ए और बी, मेरे हिसाब से भी ये ठीक है, कुछ और इसमें जरूरत नहीं है। हम लोग गेट 2026 बीटी और एक्सेल के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। आप भी आई फ्लाई के साथ जुड़कर डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। हम लोग के बारे में और जानकारी पाने के लिए गूगल कीजिए #iFlyNetGate, और कोर्स में एडमिशन लेने के लिए मुझे व्हाट्सएप करो 9013902981। तो जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।